साहब का ताल्लुक़ धुलिया से है। आसिम साहब की ख़ास बात यह है कि उन्होंने पूरा एग्ज़ाम उर्दू मीडियम से क्रैक किया है। सारे सब्जेक्ट्स, सारे जर्नल स्टडीज़ के सब्जेक्ट उन्होंने उर्दू में लिखे हैं और एक नई तारीख़ रकम की है और नौजवानों को एक नई हिम्मत दी है। तो मैं आसिम साहब को एक शेर के साथ मदू करता हूँ कि उक़ाबी रूह जब बेदार हो जाती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। आसिम खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जो शेर कहने वाला था वो आदिल अजीज़ साहब ऑलरेडी कह चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा शेर कह लेते हैं। या रब मेरे सुकूत को नगमा सराई दे, ज़ख्मे हुनर को हौसले लब कुशाई दे, लहजे को जुए आपकी वो नए नवाई दे, दुनिया को हर्फ हर्फ का बहना सुनाई दे। स्टेज पर मौजूद तमामी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और काविश के ऑर्गेनाइज़र्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 नवंबर आज की तारीख़ है। ये पिछले 4 साल में तीसरी मर्तबा हो रहा है कि मैं 23 नवंबर को औरंगाबाद में हूँ और काविश का फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ, या तो गेस्ट लेक्चर के तौर पे या फेलिसिटेशन प्रोग्राम के तौर पे। और शुरुआत करता हूँ अपने इब्तदाई तालीम के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं धुलिया शहर का रहने वाला हूँ। मेरी इब्तदाई तालीम 1ली से 12वीं तक उर्दू मीडियम से हुई है। LM सरदार उर्दू हाई स्कूल से मेरी इब्तदाई तालीम हुई है। यहाँ पे अगर कोई फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, वो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, मैंने उसको यकसा दायरवी हरकत पढ़ा है। जैसे वो इनर्शिया पढ़ते हैं, मैंने उसे जमूद का म्यार असर पढ़ा है। तो इस तरीके से मेरी तालीम हुई है 1ली से 12वीं तक। उसके बाद मैंने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। यहाँ तक का मैं सफ़र आपको बता दूँ कि मेरे 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स और इंजीनियरिंग के मार्क्स, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग 60% के साथ कामयाब की है, सिर्फ फर्स्ट क्लास टच किया है। 12वीं में मेरे 70% थे, 10वीं में मेरे 80% थे। मैं न कभी फ्रंट बेंच पे बैठा हूँ, ना मैं कभी 90-95%। आज जो जिस तरह के मार्क्स आ रहे हैं 10th के और 12th के 95, 98, 97, हम तो सुनते भी नहीं थे उस वक्त। तो इस तरह के स्टूडेंट आ रहे हैं। 2 मरतबा काविश में आना हुआ है और दोनों मरतबा ऐसे ही स्टूडेंट थे जो 90+ मार्क्स लेकर वहाँ पे एडमिशन ली है और कोचिंग हासिल कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, कोई ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। इंजीनियरिंग के बाद मैंने 1 सेमेस्टर के लिए कॉलेज ऑफ फूड टेक्नोलॉजी जो धुले में ओपन हुई थी, वहाँ पर टीचिंग की है। और उसके बाद मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उस साल मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया। यहाँ पर काविश के स्टूडेंट्स को 6 महीना 1 साल प्रिपेयर इस बार करवाया जा रहा है पिछले 2-3 सालों से हज कमेटी ऑफ इंडिया का एंट्रेंस क्लियर करने के लिए। लेकिन जिस वक्त मैंने दिया था 2014-15 की बात है, उस वक्त वहाँ का एंट्रेंस इतना टफ नहीं होता था। वहाँ पर बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट रहते थे और मेरी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह की, उस बेस पर मेरा एडमिशन वहाँ पर हो गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया में जाने के बाद 2015-2016 में मैंने 1 साल प्रिपेयर किया और 2016 का पहला प्रीलिम्स दिया। उस साल मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसी साल एक और हादसा मेरे साथ पेश आया। मेरे वालिद साहब को पैरालिसिस का अटैक आया। 4 से 5 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए ही मुझे अगले साल के लिए प्रिपेयर करना था, 2017 के लिए। 2017 के लिए मैंने जामिया मिलिया का एंट्रेंस क्लियर किया, वहाँ पे एडमिशन लिया और 2017 का प्रीलिम्स मैंने वहाँ से दिया। उस साल मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और मेंस में अपीयर हुआ। मेंस में अपीयर होकर मेंस क्वालिफाई किया वहीं पर रहते हुए और इंटरव्यू में अपीयर हुआ। इंटरव्यू में मैंने नू सिद्दीकी और सलमान शेख सर के साथ में दिया था 2017 का जब हम इंटरव्यू थे। तो उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जैसे अभी अल्ताफ़ सर यहाँ पे बता रहे थे कि जो सिचुएशन रहती है, रिज़ल्ट जब आता है PDF में आप नाम सर्च करते हैं, उस वक्त मेरे साथ ये वाक़या पेश आया कि रिज़ल्ट आया, मैंने अपना नाम सर्च किया आसिम खान, लेकिन मेरा नाम नहीं था। लेकिन एक और आसिम खान वहाँ पे लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद था, ऑल इंडिया रैंक 123 के साथ में। तो मुझे तो पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है,
लेकिन मुझे सारे मैसेजेस और सारे कॉल्स मुबारकबाद के आ रहे थे। उस दिन आधा दिन मैं लोगों को क्लेरिफाई करते रहा कि ये मैं आसिम खान नहीं हूँ, कोई और आसिम खान है। बहुत बड़ा सेटबैक था कि इंटरव्यू में पहुंचकर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। जैसे वैसे करके अगले साल के अटेम्प्ट के लिए एनर्जी कलेक्ट की, 2018 का प्रीलिम्स दिया। उस साल प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस में अपीयर हुआ, लेकिन उस साल मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब आप देखिए, मैं पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू तक पहुंचा और उसके अगले साल प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दिया, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन सबसे बड़ा सेटबैक जो रहा है मेरे प्रिपरेशन में वो 2019 में आया। 2019 का पूरा साल पढ़कर मैंने प्रीलिम्स दिया है, लेकिन उस साल मैं प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो 3-4 साल लगातार ऊपर की स्टेज से नीचे नीचे आते आते मैं बिल्कुल प्रीलिम्स की रेस से बाहर हो गया था। ऐसे हालात में कि एक तो अपने आप में ये फेलर बहुत बड़ा होता है कि आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हो, उसके बाद 2 प्रीलिम्स मेंस देने के बाद भी आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो। उसी बीच में मेरी वालिदा मोहतरमा को कैंसर डायग्नोस हुआ, 1 साल के करीब करीब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसी के बीच में कोविड के हालात भी आ गए, पैंडमिक के जो आप सबके सामने थे। 2020 का इम्तिहान मुझे इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देना था कि मेरी वालिदा की तबीयत भी इतनी ख़राब रहती थी, उनको हर हफ्ता 15 दिन पे धुले से नासिक के लिए कीमोथेरापी के लिए ले जाना पड़ता था, बार बार उनके टेस्ट वगैरह हो रहे थे। उसी बीच में मेरी शादी भी हो गई। इन तमाम को हालात से गुजरते हुए मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस साल मैंने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया और 558वें रैंक के साथ फाइनल इस साल सिलेक्ट हुआ हूँ। ये जर्नी हर किसी की रहती है। इस बार 761 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, हर किसी की यही जर्नी है। कभी नाकामी आई है, कभी कामयाबी आई है, लेकिन मेरी कामयाबी ख़ास क्यों है? क्या ख़ास बात है मेरी कामयाबी में? वो है उर्दू की। 2013 के बाद से पूरे इंडिया में उर्दू मीडियम से यूपीएससी का इम्तिहान कामयाब करने वाला मैं वाहिद उम्मीदवार हूँ। जिस वक्त मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया गया, वहाँ पर अपने सीनियर्स को बताया कि मैं अपना मीडियम जो है यूपीएससी का वो उर्दू चूज़ करना चाहता हूँ, अपने टीचर्स को बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके कुछ बहुत बड़े बड़े रीज़न्स थे, वाज़ेह रीज़न। पहली चीज़, उर्दू मीडियम में पढ़ने के लिए किसी भी तरह का गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। कोई बताने वाला नहीं है आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। किसी भी तरह की किताब अवेलेबल नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी कि उर्दू मीडियम के बच्चे अगर यूपीएससी के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये न किसी बुक में अवेलेबल है, ना कोई आपको गाइड करने वाला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी होती है। यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए टेस्ट सीरीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी उर्दू मीडियम की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें सामने आ गई। 2-3 महीना कोशिश की, सीनियर से बात की जो पिछले 10-15 सालों में उर्दू मीडियम से इम्तिहान दे चुके थे, उनसे बात की, लेकिन किसी तरह की हेल्प हो नहीं पाई। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू रखा। उसकी कुछ बेसिक वजूहात थी। पहली चीज़, मेरा जो एजुकेशन हुआ है 1ली से 12वीं तक का, वो तमाम के तमाम उर्दू मीडियम से हुआ है। दूसरी चीज़, मेरी हॉबी भी उर्दू पोइट्री और आर्टिकल राइटिंग है। मैं 2013-14 में इनकलाब और उर्दू टाइम्स में आर्टिकल्स भी लिखा करता था। तो ऐसे राइटिंग और लिखने की जो प्रैक्टिस थी मेरी, वो उर्दू की रहती थी। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे घर का जो माहौल था। मेरे वालिद, वालिदा, इसके अलावा मेरे भाई बहन वगैरह सब उर्दू से BA MA इस तरह पढ़े हुए। तो उर्दू का जो माहौल था घर में, वो मुझे इस बात का ज़ामिन लगता था कि अगर मैं चीज़ें इंग्लिश पे पढ़ूँ तो मैं उन चीज़ों को किसी भी ज़बान में पढ़कर उर्दू में लिख सकता हूँ, और इसीलिए मैंने उर्दू को चुना। 5-6 साल में बहुत मसले आए। 2017 में मैं अकेला उम्मीदवार था पूरे इंडिया में जो उर्दू मीडियम से GS लिख रहा था। यूपीएससी को पिछले 4 सालों से मेरे पेपर असेस करने के लिए अलग से एग्ज़ामिनर हायर करना पड़ रहे होंगे उर्दू के लिए। तो मामूली बात नहीं होती कि आपको कम्पीट उन्हीं लोगों के साथ करना है जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं, और आप ऐसे मीडियम से लिख रहे हो जहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। किसी तरह का रेफरेंस आपके पास आंसर नहीं होता है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो इन चीज़ों के साथ साथ लगा रहा। उसी बीच 2017 के इंटरव्यू के बाद में मैं 2 मरतबा काविश भी आया हूँ गेस्ट लेक्चर के तौर पे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, उर्दू
ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, और 4-5 साल के मेरे जो नोट्स रहे हैं और जो परेशानी मैंने सही है, मैं नहीं चाहता था कि आने वाले उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को ये परेशानी सहना पड़े। इसलिए मैंने काविश नाम से नूर सिद्दीकी सर के साथ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी जीएस की एक किताब भी शाये की है, और ये किताब मैंने अपने सिलेक्शन से पहले शाये की। सिलेक्शन बाद में हुआ, उर्दू मीडियम के गाइडेंस के लिए मैंने एक बुक ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो परेशानी मैंने सही है वो आने वाले स्टूडेंट्स को, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को सहना पड़े। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी रही है। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि आपको किसी तरह की रहनुमाई अवेलेबल नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप पढ़ाई किस तरीके से करेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा 6 साल का यूपीएससी का सफ़र रहा है, लेकिन ये तमाम के तमाम मैंने किसी न किसी रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में बिताया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो फ्रेशर बच्चे यहाँ पे हैं जो यूपीएससी के लिए पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, उनको बता दूँ कि अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो और आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 लाख रुपये की स्कॉलरशिप देती है। अगर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट 25,000 रुपये की स्कॉलरशिप देती है। तो पढ़ाई के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए कि एक मरतबा आपने टारगेट सेट कर लिया तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी तालीम किस ज़बान से हुई है, आपके घर वाले कैसे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास है या नहीं, इन चीज़ों की कमी या ज़्यादती इतनी अहम नहीं होती जितना आपको गाइडेंस कितना अहम हो रहा है वो ज़रूरी होता है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ काविश फाउंडेशन को कि पिछले कई सालों से वो लगे हुए हैं स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड करने में। एक चीज़ हमेशा लोग पूछते हैं कि यूपीएससी में गाइडेंस या मेंटरशिप की कितनी अहमियत होती है। तो मेरा पूरा के पूरा जो रहा है 5-6 साल की जर्नी, वो किसी न किसी मेंटर या किसी न किसी सीनियर के ज़रिए ही सीख कर आगे बढ़ी है। तो बहुत ज़रूरी होता है, यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि वहाँ पर गलतियाँ करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो बेहतर होगा कि आप किसी सीनियर की रहनुमाई में, किसी मेंटर की रहनुमाई में इसकी शुरुआत कर दे तो आपको कामयाबी जल्दी मिलेंगी, या अगर आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो वो बहुत जल्द ठीक हो सकती है। बस आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि सुलगती धूप में तलवे लहू लहू करना, सुलगती धूप में तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। बहुत बहुत शुक्रिया।